नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की नाटकीय हार का असर प्रदेश की राजनीति में दिखने लगा है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस की हार और अपने पाले में 2 सीटें लाने से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल शुरू हो गई है। क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित तो कर ही दिया, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी हुड्डा और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा को धृतराष्ट्र तक करार दे दिया। क्या हार के बाद हुड्डा अपनी ताकत बचा पाएंगे? कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो उनका स्वागत कर ही चुके हैं। और हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति आखिरकार किस तरफ जा रही है, किस मझधार जा रही है, और वहां से क्या वो पार लग भी पाएगी या कांग्रेस की नाव वैसे ही हिचकोले खाती रहेगी? बात करेंगे तमाम पहलुओं पर, लेकिन रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए। कांग्रेस तमाम जुगत और कोशिश के बाद भी राज्यसभा की सीट नहीं बचा पाई। सभी विधायकों को रायपुर ले जाने का भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ और खेल हो गया। एक खेल तो कुलदीप बिश्नोई ने खेला, तो दूसरा खेल किसने किया, इसके बारे में कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल पा रही है। कांग्रेस के घर का भेदी कौन है, इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट तो दे दी गई है, लेकिन इस पर खुलकर बात करने से सभी कांग्रेसी नेता बच रहे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करने में कांग्रेस ने बिल्कुल भी देर नहीं की। राज्यसभा में देखिए, हमारे 31 वोट थे कांग्रेस पार्टी के। एक ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, एक वोट कैंसिल हुई, तो इस वास्ते चुनाव हार गई। फिर एक वोट कैंसिल हुआ है, उसकी पार्टी छानबीन करेगी। काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई भी अब खुलकर कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब उनके निशाने पर हुड्डा और उनके अलावा राहुल गांधी भी हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें अपने बेटे के हितों के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कभी भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती। इस बीच कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में शामिल होने की संभावना बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई नेता उनके स्वागत को तैयार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जजपा ने भी अपने दरवाजे कुलदीप बिश्नोई के लिए खोल दिए हैं। कैंडिडेट को मैदान में लाने का काम किया, समर्थन उसके अंदर पूरी सरकार का तो था ही, मगर 2 इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, उनका भी मिला और कुलदीप जी का भी मिला। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट देकर कांग्रेस मुक्त देश बनाने का जो सपना है उसकी ओर एक नया कदम उठाया। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो सर लगता है कि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा। अगर वो जेजेपी में आना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर उनका स्वागत भी करेंगे और विचार भी करेंगे। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की सीट छीनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने का दांव चल दिया। हरियाणा कांग्रेस की पूरी कमान आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी थी, लेकिन इस फैसले से पार्टी के कई बड़े नेता खुश नहीं हैं और इसी का नतीजा है कि मौका मिलते ही हुड्डा को कमजोर करने में पार्टी के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा का भी ये मानना है कि पार्टी में इस तरह की फूट से वर्कर्स का हौसला टूटता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी की अंदरूनी सिरफुटव्वल के बीच कांग्रेस पार्टी आखिरकार कैसे संभल पाती है और संगठन को मजबूत कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक सस्पेंस कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी बना हुआ है। हिसार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज वो बैठक कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि अगली रणनीति क्या होगी। बैठक के बाद क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई ने, जरा एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ना बिल्कुल, जो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से मैंने फैसला किया और मैं समझता हूँ कुछ लोगों का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। चौधरी भजन लाल जी के पास 36 एमएलए थे और 29 एमएलए थे और उन्होंने अपने दम पे हरियाणा की सरकार बना दी, और इस आदमी के पास 31 एमएलए होते हुए राज्यसभा का एमपी नहीं बना पाया, वो सरकार कहां से बना दी। चलिए तो बात करते हैं जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है। सबसे पहले मैं परिचय आपका करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमनदीप केसरी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरदीप पाडला जी जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। राकेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा
राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा। पूरी कोशिश की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो धागा बनाने के लिए जो तमाम मोतियों को संभाल कर रख सके, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक मोती छिटका और अब माला बिखरती हुई नजर आ रही है। कैसे संभालेंगे? बड़ा आसान सा और सीधा सा सवाल है। पहले राकेश जी। केशव जी, जितना सरल आपका सवाल है उतने ही सरलता से मैं इस बात का जवाब दे देता हूं जी। आप ये देखिए कि विधानसभा के अंदर हमारे पास 31 विधायक थे, 31 विधायक है और सारे के सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इंटैक्ट रहे। 29 वोट जो है अजय माखन जी को मिले। कुलदीप बिश्नोई जी का जो स्टैंड था वो गाहे बगाहे वो पहले भी स्पष्ट कर देते थे। ये बात और है कि वो अब अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, कभी अपने आप को जन्मजात कांग्रेसी बता देते थे। तो जो विश्वासघात उन्होंने पार्टी के साथ किया, आदमपुर की जनता के साथ किया, वो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है और जनता भविष्य जनता तय करेगी। तो पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मित्रों में जितने भी शेष बचे हुए विधायक हैं वो सब तो एकजुट है। तो 29 की तो वोट है। एक वोट की कहां गलती हुई है, इंटेंशनल है, नॉन इंटेंशनल है, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर उसकी जांच चल रही है और अति शीघ्र जो भी हमारे विधायक का मत कैंसिल हुआ है अभी उनके कारणों की एक बार संपूर्ण जांच हो लेने दीजिए, क्योंकि जब तक जांच ना हो जाए तब तक कोई भी आरोप और प्रत्यारोप करना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। तो 29-30 सारे के सारे विधायक इंटैक्ट हैं। कुलदीप जी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। संशय कहां है? गर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि 31 के 31 इंटैक्ट थे और आप ये लिखकर भी दे रहे थे कि 31 के 31 इंटैक्ट हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी आप लिखकर दे रहे थे कि वो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही अपना मत स्पष्ट कर दिया था। ये कहावतें कहा करते थे कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है, और हुआ भी वैसा ही। अब आप अपना स्टैंड बदल रहे हैं। और केशव जी, एक बात आप समझिए, स्टैंड हमने नहीं बदला, स्टैंड कुलदीप बिश्नोई जी ने बदला है। जो कुलदीप बिश्नोई जी ये कहते थे कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं, आज वो आदमपुर की जनता के मध्य जाकर क्या इस बात की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इन शब्दों गर्ग को साहब कर सकते हैं? गर्ग साहब, एक अफ्रीकन राजनीतिक दार्शनिक की कहावत है कि राजनीति में ठगा जाना कोई बहाना नहीं होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो फिर राजनीतिक परिपक्वता के ऊपर आप ही की पार्टी के ऊपर सवाल उठेगा सर? नहीं, मैं आपको इसके अंदर और बिल्कुल करेक्ट कर देता हूं ना केशव जी। एक व्यक्ति आज जब अंतरात्मा की आवाज बात करते हैं, जब वो अपने आप को जन्मजात कांग्रेसी कहते हैं, कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आते हैं, कांग्रेस के एमएलए बनते हैं, और जब समय आता है तो वो विश्वासघात करते हैं, तो एक व्यक्ति का विश्वासघात हुआ ना। ठीक तो है। ये समय तय करेगा। मैं केशव जी आखिरी लाइन बोल देता हूँ। हाँ। ये अब जैसे जजपा उनको ऑफर दे रही है, भाजपा के खट्टर साहब से वो पहले मिलकर आ ही चुके थे, पर्दे के पीछे क्या डील हुई है, क्या कहानी हुई है, समय आने दीजिए। ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ऐसी वो क्या डील कुलदीप बिश्नोई जी की भाजपा या जजपा के साथ हुई है, वो निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में आएगी और जनता को पता लग जाएगा कि कुलदीप बिश्नोई जी ने अपना स्टैंड क्यों बदला। ठीक है योगेश जी, एक सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को अपनी आंख खोलने के लिए। ये देखिए, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। मैंने तो पहले कह दिया था कि ये होने वाला है। लेकिन अब मैं गर्ग साहब से जो बात इन्होंने बोली है, मैं उसका थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन करता हूं। इसमें हुड्डा जी की गलती मैं नहीं मानता हूं। रीजन मैं बता देता हूं। बिश्नोई जी बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि मैं तो राहुल गांधी से मिलूंगा और उसके बाद में वोट का फैसला करूंगा। ये सर्वविदित है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और हुड्डा जी ये जानते हैं उनके कहने से वोट डलेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ड्यूटी बनती है बंसल जी की। और बंसल जी का मैं बता देता हूं, शायद गर्ग साहब को बड़ा बुरा लगेगा। बंसल साहब की हुड्डा जी के सामने या बिश्नोई के सामने औकात ही नहीं है कुछ। औकात के शब्द में बहुत छोटे इस्तेमाल कर रहा हूं। जरा उनसे पूछो उनका क्या कैरियर रहा आज तक का। एक एमएलए, इतनी 400 सीटों 404 सीट में से एक एमएलए आपको कमांड कर लेगा क्या? आज एमएलए भी नहीं है वो। तो ऐसे आदमी को उन्होंने यहां का इंचार्ज बनाया, उसकी बात उन्होंने नहीं मानी।
उन्होंने अब मैं राहुल गांधी की इसे ये नहीं कहूंगा कि वो अपरिपक्व हैं या परिपक्व हैं, वो जनता को फैसला करने दीजिए। राहुल जी का फैसला आजकल जो मुझे लगता है वो क्लियर कट है कि जिसने रहना है बुरे से बुरे हालात में, जो रह सकता है मेरे साथ वो रहो, उसके बाद अपनी कंडीशंस रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे कांग्रेस के अंदर कि हर कोई सीएम बनना चाहता है, वर्कर बनना ही नहीं चाहता कोई। अब इनको भी भजनलाल जी के पुत्र को भी मुख्यमंत्री ही बनना था। पहले भी तो जब ये छोड़ के गए थे और अपनी पार्टी बनाई थी तब भी तो यही लड़ाई थी कि भाई मुख्यमंत्री चाहिए मुझे तो। ठीक है, तो क्या कहानी हुई कि वो राहुल जी ने इन्हें कहा कि जी आप वोट वोल करो फिर हम मिलते हैं। उनका डिसीजन क्लियर था, डाल के आएंगे, ठीक है, मुझसे मिलेंगे। और हम और आप बैठ के इसी स्टूडियो में ये बात कर रहे थे कि राहुल जी ने अपनी मीटिंग का समय नहीं दिया है जो कि पहले दे रखा था, मना कर दिया है। इसका मतलब वो क्रॉस वोटिंग हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब राहुल जी का डिसीजन अपना क्लियर है कि भाई अगर आप मेरे साथ बुरे से बुरे हालात में हो तो मेरे हो, वरना नहीं हो। तो उन्होंने तो अपना डिसीजन साफ किया। अब हुड्डा जी की गलती बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि हुड्डा जी की उन्होंने माननी नहीं थी। वो तो हुड्डा जी के बराबर मानते हैं अपने आप को, क्योंकि मैं सीएम का बेटा हूं, मैं एमपी भी रहा हूं, मैं एमएलए भी रहा हूं, अपने दम पे भी मैंने 4-5 सीटें जिताई है। वो तो ये मानते हैं। तो वो ये मानते हैं, तो वो हुड्डा जी की नहीं मानते। ये मेरा मानना पहले दिन से ही था। तो अब जो ये सीट हारे हैं उसमें बिश्नोई को भी अगर हम बाहर कर देते हैं तो जो एक वोट जो खराब हुआ है उसके बारे में इन्हें मंथन करना पड़ेगा। वो तो गलती मान रहे हैं ना सर, इसे गलती नहीं, गलती नहीं है। अब मैं थोड़े से राज खोल देता हूं, जनता समझ जाएगी, बहुत समझदार है। 99.9% जानबूझ के की हुई गलती है ये, और उसका रीजन मैं बता देता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक एमएलए ऐसे हैं कांग्रेस के जिनकी कुछ ही दिनों पहले सारे के सारे अकाउंट सीज किए गए हैं, वो बिल्डर हैं। ठीक है, और ये अब जनता को फैसला करने दीजिए, जनता बेवकूफ नहीं, अपने आप सोच लेगी। अगर मान लो उनके वो अकाउंट्स अब खुलते हैं तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वोट वहीं से उसी का गलत हुआ है। ठीक है, मैं वंदना जी के पास आता हूं। वंदना जी, भाजपा की अंतरात्मा की आवाज कुलदीप बिश्नोई ने सुनी और दोनों की अंतरात्मा एक हुई। अब क्या आपकी तरफ वो आते हैं तो दरवाजे खुले हैं? जेजेपी में दुष्यंत चौटाला तो कह चुके हैं, उनका स्वागत है अगर आना चाहें तो। देखिए, भाजपा की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा पर वोट दूंगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर बार कोशिश होती है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया जाए। अभी आपने एक शब्द कहे, आपने कहा कि माला को संभाल नहीं पाए, एक मन का टूटा और माला टूट गई। मुझे लगता है माला तो पहले से ही टूटी हुई थी। आप पूरा घटनाक्रम देख लीजिए कि किस प्रकार से बाड़ाबंदी करके ले जाया गया सारे विधायकों को, और निकाय चुनाव भी उन्होंने साइड में रख दिया कि हम निकाय चुनाव जो है सिंबल पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे को विधायकों के बैग पैक करने हैं। और लगातार एक हफ्ते तक ये वहां पर रायपुर में रहे और वहां पर बैठकर भी ये क्या सिखाते रहे कि अपनी पार्टी को किस तरह से वोट देना है, लेकिन फिर भी वहां पर गड़बड़ निकल आई है। तो इसका मतलब इनको देखना पड़ेगा कि गड़बड़ इनके अंदर ही है और कहीं नहीं है। भाजपा पे ठीकरा फोड़ दे या कहीं और ठीकरा फोड़ दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला जी का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी। रणदीप सुरजेवाला जी को यही तो डर था कि यही प्रॉब्लम होगी। अभी यहाँ पर मैं सुन पा रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण ये हुआ। तो 2016 में किसने विश्वासघात किया था, उसका जवाब मुझे जरूर दें। 2016 में जब हुड्डा जी ने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, मैं कहकर आया हूं, उन्होंने वोट नहीं दिया, वोट खाली छोड़ दिया, तब किसका विश्वासघात था, उसका भी जवाब दीजिएगा। तो ये सब चीजें आपको अंदर देखने की जरूरत है। आप लगातार शोर मचाते थे 31 विधायक हैं हमारे इंटैक्ट हैं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आज ये कुलदीप बिश्नोई पे ठीकरा फोड़ रहे हैं और जो एक और व्यक्ति है उसको आप बोल रहे हैं कि गलती है। तो वो 31 के 31 इंटैक्ट छोड़िए, चैनलों पर इन्होंने बार बार कहा कि हमारे तो 35 आएंगे, आप देखना क्या होगा। और मैं उस समय भी यही कहती थी कि जो ये कह रहे हैं ना कि 4 हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो आप अपने ढूंढते ही रह जाओगे हमारे कहां गए। तो अपने तो संभाल नहीं पाए, ये दूसरों पर इल्जाम 10 बार लगा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में भागे, आप ये देखिए ना, अपने ही यहाँ पर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर उनको लड़ना चाहिए था। अपनी कर्म भूमि को छोड़कर राजस्थान में जाते हैं, क्या कारण था, उनको मालूम था ये सब होगा। और ये सब जो है लगातार पहले भी हमने देखा है कि 2016 में किस प्रकार हुआ, अभी भी ये दोबारा कर रहे हैं। और ये इनके विधायक हैं, एक वो तो कह रहे थे कि मैं मूंछ फोड़वा लूंगा कि अगर हमारे 35 विधायक नहीं आए तो अभी वो कहां पर है मुझे नहीं पता। इनके विधायक पहुंच गए, उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कि काली भेड़ कौन है। ये तो काली भेड़ों का झुंड है, एक आध काली भेड़ नहीं है।
पूरी की पूरी काली भेड़ों का झुंड है। ये धृतराष्ट्र की जो बात करें कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी इनके नेता हैं धृतराष्ट्र की तरह अपनी औलादों में ही ढूंढते हैं कि किस तरह से अपनी औलादों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अमनदीप जी के पास मैं आता हूं, फिर मैं उसके बाद हरदीप जी के पास आ रहा हूं। अमनदीप जी, चौटाला साहब का फैसला कुल मिलाकर ठीक रहा, अब आगे की क्या राह होगी सर? आगे की राह भी यही है, लगातार एकमात्र दल ऐसा है कि जो हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रखता है, जो हरियाणा के हितों को सबसे आगे रखता है। कोई हाईकमांड की बात नहीं, कोई दूसरे मुद्दों की बात नहीं। दोनों पार्टियां जो है राष्ट्रीय पार्टियां, उनको तो कमांड ऊपर से आती है। और आपको पता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हरियाणा के हितों की बात कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर वो पूरे देश स्तर पे जाए तो उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम है, वो हरियाणा को आगे रख के नहीं बनाए जाते, हरियाणा की जनता के लिए नहीं बनाए जाते। और इंडियन नेशनल लोकदल लगातार यही आवाज पहले भी उठाती थी और आगे भी उठाएगी। और जो बेनकाब कुछ कारणों की वजह से जो ये शक्तियां बेनकाब करनी थी, वो हम लगातार कर रहे हैं और पहले भी की। कांग्रेस पार्टी की जहां तक सवाल है, केशव जी, मैं आपको याद दिलवा दूं कि 2019 के अंदर भी भारतीय, आपको भी पता है, ये सर्वदलीय सच्चाई है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के लोगों में एक आक्रोश है और वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो इनको बदलना चाहते हैं। 2019 में बदल भी दिया था। कुछ कारण हुए ऐसे, वो आपको भी पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर जो फूट हुई, जो अपने ही लोगों ने कुछ गद्दारी करी, उसकी वजह से जो विपक्षी विधायक जो कांग्रेस के आए हैं, आप देखिए किसी पार्टी का नतीजे आ चुके हैं। अब तो बोल दो कि अब अपने तो अपने होते हैं सर, अब ऐसे थोड़ी ना छुपाना चाहिए। आप नहीं, मैं अभी तो सुन लीजिए ना पूरे बात। मैं एक चीज से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का कोई संगठन खड़ा नहीं था, उसके 31 विधायक आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? एक जगह से एक साथ वाले हल्के में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होती है, दूसरे में विधायक जीत रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं था, ये क्लियर था हरियाणा प्रदेश की जनता को, जो अभी भी लगातार चुनावों में ये बार बार आईना दिखा रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के राज से छुटकारा चाहिए। अब छुटकारा कैसे मिलेगा? वो विपक्षी दलों से मिलेगा। विपक्षी दल के अंदर केवल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल। कांग्रेस की ये आप मानिए कि अभी तो आप बात करें कुलदीप बिश्नोई की, केवल कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं डाली। अभी जो 29 वोट या 30 वोट जो खड़े हैं, उसके अंदर भी कई धड़े हैं जो अभी फिलहाल कांग्रेस हाईकमान के कहने से वोट डाल गए, लेकिन अगर वो भूपेंद्र हुड्डा की बात आती तो वो वोट नहीं डालते। अभी तो कई धड़े हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब भूपेंद्र हुड्डा की बात आएगी तो ना तो कैप्टन अजय यादव, ना किरण चौधरी, ना कुमारी चैनचा का गुट और रणदीप सुरजेवाला जी। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सुरजेवाला जी राजस्थान से हाईकमांड ने उतारे, हरियाणा से नहीं। इनको सब पता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो इनफाइटिंग है, अभी ये एक बात बिल्कुल सही कही गई कि जब ये राज्यसभा का एक सांसद नहीं बना सकते तो सरकार कैसे बनाएंगे? ये इनफाइटिंग बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर है। तो इसको देखते हुए, और ये जनता के सामने बार बार आ रही है, ये निराशा कुमारी चैनचा ने जो बोला कि कार्यकर्ताओं में जो निराशा पैदा हुई, अकेले कार्यकर्ताओं में नहीं, ये जनता में भी निराशा हुई और जनता में एक मैसेज जा चुका है कि कांग्रेस एक विपक्षी दल के रूप में नहीं उभर सकती, तो केवल मात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल ही है। ठीक है, क्या बात है, आप अपने ऊपर बोल ले गए। ठीक है, लेकिन मैं दूंगा मौका उसके बाद में एक बार पहले हरदीप जी के पास आ रहा हूं। हरदीप जी, चौटाला साहब कह चुके हैं कि अगर आते हैं कुलदीप बिश्नोई तो स्वागत है उनका, लेकिन अभी रिएक्शन कुलदीप बिश्नोई का भी इस विषय पर आया है कि रुझान उन्होंने कम दिखाया है जजपा को ज्वाइन करने के लिए, भाजपा में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है उनका। देखिए, पहले भी दुष्यंत चौटाला जी कुलदीप बिश्नोई जी का अंतरात्मा से जो उन्होंने कहा कि आवाज से उन्होंने अपनी वोट डाली है, तो उनका धन्यवाद दुष्यंत जी कर चुके हैं। हम भी कुलदीप जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं तो हमारे अमन केसरी जी बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने कम से कम राजनीति के अंदर एक पहला ही अच्छा फैसला लिया है कि कार्तिक शर्मा जी को इनेलो पार्टी ने वोट दिया।
दूसरा मैं कह रहा हूँ जो आज तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं राकेश गर्ग जी, देखिए पहले भी राज्यसभा के चुनाव से पहले लगातार मैं इनके साथ 2-3 डिबेट्स में आया था और मैंने उनको कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी के तेवर है उनको सीरियस लेना जरूरी है। तो इन्होंने कहा था नहीं कुलदीप बिश्नोई जी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की वोट देंगे। मैंने उस समय भी नहीं कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं और राहुल गांधी जी से बात करने की वो अपनी शर्त रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम उस बात को सीरियस नहीं लिया। देखिए जो आज कांग्रेस की हालत है जमीनी स्तर पर, धरातल पर, आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निराश है, जनता से ये कट चुके हैं और जब ऐसी हालत संगठन की हो जाती है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व आज कांग्रेस का दिशाहीन है। उसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस की जो हालत है वो भी चिंताजनक है। देखिए राहुल गांधी जी को मैं भी कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी ने उनसे वोट के समय मांगा, पहले उनको समय दे दिया, उसके बाद उनको मिलने से मना कर दिया। दूसरे तरीके से रायपुर ये कांग्रेस वाले अपने विधायकों को लेके जा रहे हैं, अपने विधायकों पे इनको विश्वास नहीं है। असल में आज कांग्रेस का चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और या प्रदेश का नेतृत्व हो, आज ये दिशाहीन हो चुके हैं, इनकी कोई रणनीति नहीं है। और हमारे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी ने दिखा दिया कि आज दुष्यंत चौटाला जी इस राज्यसभा चुनाव में राहुल गांधी टीम के ऊपर भी हैवी रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की इन्होंने अपनी दिखाई है कि क्षमता है। राज्यसभा मैं जवाब लेता हूं अब गर्ग साहब से, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है पाटला साहब, मैं जवाब लेता हूं, उसके बाद दोबारा से आऊंगा एक राउंड में। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। गर्ग साहब, वंदना जी ने कहा कि एक काली भेड़ नहीं है, काली भेड़ों का झुंड है, दिशाहीन हो चुके हैं आप। तमाम सवाल आपने सुने। अगर आप 1-2 मिनट का धारा प्रवाह समय दो तो मैं सामूहिक रूप से जवाब दे देता हूं। आप ये देखिए 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और एक हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं। पिछली 8 से 10 मिनट के अंदर जितनी देर मैंने सुना, भाजपा ने भाजपा की बात नहीं करी, इनेलो वाला इनेलो की बात नहीं कर रहे, जेजेपी के हमारे साथी जेजेपी की बात नहीं कर रहे, सारे मिला के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। टॉपिक ही है सर। ऊपर से ये सुनिए केशव जी, निवेदन है इंटरप्ट बगैर इंटरप्ट के सुन लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि कोई इनेलो को कहते हैं कि वो विपक्ष बन जाएंगे, फलाना विपक्ष बन जाएगा। सारी की सारी पार्टियों के अंदर आज देखिए, जब समुद्र मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, उसके पश्चात अमृत निकलता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात साबित हो चुकी है कि एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा, जजपा, इनेलो, हलोपा या निर्दलीय भी आप मिला लीजिए। जनता के सामने बड़ा स्पष्ट मैसेज है। अब इनेलो, जजपा, हलोपा के अंदर ये लड़ाई है कि भाजपा की ए टीम मैं हूं, बी टीम मैं हूं और सी टीम मैं हूं, इनके बीच में ये लड़ाई रहेगी। अब पब्लिक के मध्य की बात और समझ लीजिए कि अब ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, कोई मुद्दा हो अगर ये भाजपा का विरोध करते हैं तो वो जनता के साथ धोखा और जनता के साथ बरगलाना है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जब भाजपा को जरूरत पड़ेगी, चाहे जजपा हो, इनेलो हो या और कोई भी पार्टी हो, ये भाजपा की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी अकेले ऐसे रह गए जो भाजपा के साथ नीतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा के घोटालों को उजागर कर रहे हैं। चुनाव में जीत हार अपनी जगह वो चलती रहती है, एक जीत और एक हार से कोई बहुत बड़े आकलन या बहुत बड़े निर्णय नहीं निकाले जाने चाहिए। ये बात ठीक है, आज निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया है, लेकिन प्रदेश की जनता के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। और जो ये इतना हुड्डा साहब कर रहे हैं ना, मैं इनको एक शेर सुना देता हूँ। इन सबको भी हो चुका है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कद का अंदाजा। ये बात और है, हुड्डा साहब आसमान है और सर झुकाए बैठे हैं। ठीक है। आपने कहा गर्ग साहब, मैं वैसे जवाब लूंगा वंदना जी से इस बात का, लेकिन आपने कहा कांग्रेस वर्सेस भाजपा, इनेलो, जजपा, हलोपा और निर्दलीय, ऐसा ही कहा आपने? यही बात तो हम चुनाव से पहले कह रहे थे कि ऐसा है, और उस समय आप समझ लेते तो एक सीट तो बच जाती कम से कम। गर्ग साहब, केशव जी, राजनीति के अंदर भविष्यवाणियां करना, हमारी राजनीति के अंदर तथ्यों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर और जो मौजूदा समीकरण है बात उसके ऊपर होगी।
अब मैं एक शब्द और बोल देता हूँ। योगेश जी बड़े पुराने राजनीतिक विश्लेषण है, सीनियर आदमी है, मैं इनका बड़ा मान और सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रभारी जी के लिए जो विवेक बंसल जी के लिए जो शब्द बोले, मेरा योगेश जी आप हाथ जोड़ के इन शब्दों को ऊपर मेरी आपत्ति को आप ग्रहण कीजिए। वो हमारे प्रदेश के हमारी पार्टी के प्रभारी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने चुनाव जीते या कितने चुनाव हारे हैं। ये पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो जिम्मेवारी, जो पद देकर उनको भेजा गया है, हमारे सारे नेता और हमारी पद बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। पूरा सम्मान करती है। ठीक है। मैं जवाब लेता हूं। मैं योगेश जी आता हूं आपके पास, एक बार वंदना जी से रिएक्शन ले लूं, फिर आता हूं मैं। वंदना जी। राकेश गर्ग जी ने कहा कि जो यहाँ पर सभी बैठे हैं, हुड्डा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉपिक वही है तो उसी बारे में बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब आसमान है, तो ये आसमान कहाँ चला गया था जब सोनीपत और रोहतक में बाबू बेटा हारे थे? उसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपने अभी कहा कि एक जीत एक हार से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है, जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस सिर्फ टॉवल से। आपका कार्यकर्ता दोराहे पर खड़ा है, आपका इस समय पार्टी में क्या हाल है? ऊपर जो है माँ बेटी की सरकार है, हरियाणा में आप बाबू बेटा की सरकार बनाना चाहते हैं कि संगठन जो है वो बाबू बेटा का हो, वहां पर माँ बेटी की संगठन में चलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आज आपका कार्यकर्ता है दोराहे पे खड़ा है, जो आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप जनता के सामने क्या चेहरा दिखा रहे हैं? आपकी सिर्फ टॉवल जब देखो सड़क पर दिखाई देती है। और ये जो आपने जिस प्रकार से काम किया है, मुझे लगता है कि ये सभी को मालूम है, हुड्डा साहब निपटाने में माहिर है, किस किस को निपटा दिया बताने की जरूरत नहीं है, और अभी भी लगातार नंबर लगता रहेगा निपटाने में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने एक बात और कही कि समुद्र मंथन में पहले विष निकलता है फिर अमृत निकलता है। भाई साहब, समुद्र सूख चुका है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। जिस प्रकार से दिल्ली में आप उत्सव मना रहे हैं ना भ्रष्टाचार का, वो हमने पहली बार देखा है कि कांग्रेस ये सिखा रही है कि भ्रष्टाचार पर भी सत्याग्रह किया जा सकता है। अरे सत्याग्रह पे ढोंग करना बंद कर दीजिए, सत्य को सामने आने दीजिए। आपको बुलाया गया और आपको अपनी जवाबदेही देनी है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसके लिए पूरे के पूरे कांग्रेस के आपके जो बचे कुचे हैं, एक तरह से ट्रायल था ना, देखिए कौन कौन सड़क पे आ सकता है, उन सबको आप बुलाकर लेकर आए और चल पड़े मार्च करने के लिए। पार्टी एक हो गई ना इस बार? नहीं, पार्टी एक नहीं है, देख रहे कौन कौन बचे कुचे वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। टेस्टिंग है, मतलब टेस्टिंग है बस कि कौन कौन है जो अब सड़क पर आ सकते हैं। योगेश जी आऊंगा, गर्ग साहब आऊंगा, आपकी बारी आएगी तो तुरंत मैं आपके पास आऊंगा, आप पॉइंट नोट्स कीजिएगा तब तक प्लीज। सब लोग छाती पीट पीट के वाह 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 कर रहे हैं, मैं सबके पत्ते खोल देता हूं। पिछले चुनाव में जेजेपी वो पार्टी थी जिसने सरेआम ये कहा था कि अगर हम जीत के आए तो हम बीजेपी को जमुना पार पहुंचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनेलो डेफिनेटली ये कहती ही थी कि भी हम अपने ही दम पे सरकार बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, कांग्रेस एक क्लियर कट विरोधी मानी जाती है तो विरोध में लड़ रही थी। हलोपा अपने एक दो कैंडिडेट थे, उनके ज्यादा थे नहीं, ये सारे के सारे अलग अलग थे। ये तो था पहले पिछले चुनाव का हाल। और जैसे ही जीत के आए, मैंने यहीं बैठ के कहा था कि ये एक नेचुरल एलाइज हैं बीजेपी के, बीजेपी इनके बिना नहीं रहेगी और ये बीजेपी के बिना नहीं रहेंगे। वो चुनाव से पहले भी, अब जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसमें भी और उसके बाद जब वोट डल चुके थे तब भी हम जब बात कर रहे थे तो हमने एक बात कही थी कि हलोपा इनेलो ये जो कैंडिडेट था, ये इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते आप इसे, इट वॉज ए कैंडिडेट ऑफ जेजेपी एंड बीजेपी एंड सपोर्टेड बाय इनेलो, मीन्स बाय कि इनेलो ने बीजेपी को या जेजेपी को वोट किया है। हलोपा ने तो पहले ही कह दिया था, उनका अपना क्लियर कट स्टैंड था पहले ही कि भाई मैं तो बीजेपी को दूंगा, तो उनपे कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, वो कांग्रेस की तरफ कभी गए ही नहीं। तो इनेलो ये कह दे कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, बिल्कुल झूठ, ये उस तरह हम दिखाई दे रहा है। वो इनेलो वो बीजेपी के साथ गए हैं, बीजेपी को वोट दिया है, रादर मैं तो कहूंगा अपनी जूनियर पार्टी को जिसे गद्दार कहते हैं उनको वोट दिया है उन्होंने। और मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर जेजेपी और इनेलो नहीं टूटती तो हो सकता है पिछली बार परिणाम कुछ और होते, पर वो टूट गए। और अब अगले चुनाव में जो जेजेपी बहुत खुश हो रही है और इनेलो से मेरा सवाल पहले भी था, आज फिर करता हूं मैं कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं थे तो क्या सोच के आपने किसानों के नाम पे वहां पे रिजाइन किया और उसके बाद आप चुनाव में भी आए और चुनाव में आपका क्या हाल हुआ वो भी आपने देख लिया। उसके बाद आपकी जब समझ में आ गई कि आपका बीजेपी के साथ ही गुजारा है, फिर आप बीजेपी के साथ गए हैं। मींस बाय कि कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज चुनाव है ये आज के दिन, इसीलिए ये बातें सारी की सारी हो रही हैं। अब हुड्डा जी की इनकी अगर हम बात कर लें तो हुड्डा जी की, मैं फिर कह रहा हूं,
हालांकि हमेशा किसी भी लड़ाई में प्लान बी जरूर होना चाहिए। हुड्डा जी अपने लोगों को इंटैक्ट करने के चक्कर में यहां से चले गए, अपने लोगों को बिठाए रखा, सारे लोग चले गए यहां से। जब ये बीजेपी षड्यंत्र कर सकती है तो आपको षड्यंत्र नहीं करने आते क्या? आप भी तोड़ो उनके 4-5 लोग, इंडिपेंडेंट तोड़ो, या जेजेपी के टूटने के लिए तैयार थे? जेजेपी वाले बिना बात खुश हो रहे हैं। ये अगर हुड्डा जी ने एक कोशिश की होती तो मैं कह रहा हूं गारंटेड, जो आप कह रहे थे ना कि गारंटेड नतीजे कुछ और रहे होते। पर कांग्रेस जो है इस खेल में अभी उतरी नहीं है, और इस खेल के जो माहिर हैं वो कुछ लोग रहे नहीं है। अगर वो रहे होते तो इनकी हिम्मत ही नहीं थी हरा जाए इस सीट को। आप ये बताइए, जहां सरकार होती है वहां उन्हें लाभ मिलता है। बीजेपी यहां थी, बीजेपी को यहां लाभ मिला। राजस्थान में क्यों नहीं हराया? हमने पहले कहा था कि राजस्थान में वो जीतेंगे, यहाँ पे ये जीतेंगे, ये जीत गए। सर दिक्कत लीडरशिप की है ना, घोड़े इतने ज्यादा हो के रथ आगे बढ़े कैसे? अरे जिम्मेवारी तो एक को मिली ना, या तो बंसल जी को मिली या जिम्मेवारी मिली हुड्डा जी को। जिम्मेवारी जिसे मिली वो जिम्मेदार नहीं था। हाँ नहीं, हुड्डा जी, मैं हुड्डा जी का कह रहा हूं, प्लान बी हुड्डा जी का होना चाहिए। हुड्डा जी को जिम्मेदारी मिली, हुड्डा जी चाहते नहीं थे कि रथ आगे बढ़े। वो देखो, मैं ये असमंजस कितने सारी उसकी गहराई में जिस दिन जाऊंगा मैं, उससे अगले दिन आके फिर यहाँ पे बता भी दूंगा। हुड्डा जी ने एक सीरियस कोशिश की थी, क्योंकि वो उनके लिए भी स्टेक का सवाल है। जो ये आज कह रहे हैं ना, वाकई में मानता हूं कि मनोबल टूटा है। बलराज कुंडू को हुड्डा साहब मना ना पाए? अरे मना सकते थे, मैं बता रहा हूं, मैं मानता हूं। मैं इसका मतलब ये है कि वो पत्ते खोलना चाहते थे उसके, कुलदीप बिश्नोई के, और खुल के खुद के भी। तो ये जो गेम, जो चित और पट का गेम जो खेलती है कांग्रेस, तो उसमें दोनों की हार होती है। कई बार दोनों की हार हो गई। ठीक है, मैं अमनदीप जी के पास आता हूं। अमनदीप जी, वो कह रहे हैं कि आप नहाए तो सही, लेकिन ये कहने से हिचक रहे हैं कि हम गीले भी हो गए। मैं अभी जैसे इनको बोलने दिया ना, मैं भी चाहूंगा कि ये भी इंटरप्ट ना करें और आप भी सुने। इन्होंने जो सी बातें उठाई हैं, अभी पहले तो ये खुद ही मान गए कि जैसे आपने पूछा कि हुड्डा जी क्या ना चाहते हो कि कांग्रेस का सांसद यहाँ से बने, तो कह रहे कि मैं अभी गहराई में ही नहीं गया, लेकिन रिजल्ट पहले निकाल दिए इन्होंने। वो कांग्रेस का सांसद, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी, और ये हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण है, इन्होंने दो बातें कही। चलो पहले इनकी योगेश जी की बात मैं ले लूं। ये कहते हैं कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल भाजपा के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। अब भाजपा के और कार्तिकेय शर्मा के इंडिपेंडेंट के अलावा कांग्रेस का एक उम्मीदवार था, अगर इन्हें लोग कांग्रेस को वोट डालती तो तब ये क्या बोलते। अब दूसरी बात रही, इनके मुताबिक तो सभी जजपा चलो भाजपा के साथ थी, और हलोपा ने भी पहले ही कह दिया था भाजपा के साथ थी, मैं जहां भाजपा वोट डालेगी तो मैं वहां वोट डालूंगा। तो फिर कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट क्यों उतारा? क्यों नहीं उसको सिंबल दे दिया गया जजपा का या भाजपा का? केवल एक वोट अभय सिंह चौटाला के लिए उनको इंडिपेंडेंट उतारा गया। और कैंडिडेट कौन है? आप केशव जी कैंडिडेट देखिए कौन है। कैंडिडेट विनोद शर्मा के लड़के हैं। विनोद शर्मा कौन सी शख्सियत है? विनोद शर्मा वो शख्सियत है कि भूपेंद्र हुड्डा जब से विधायक बने चंडीगढ़ में, आज तक वो अपनी कोठी में नहीं, वो अपनी क्वार्टली होटल में रहते हैं। विनोद शर्मा वो शख्सियत है कि जिसको सुपर सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समय कहते हैं। विनोद शर्मा वो शख्सियत है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिजनेस पार्टनर है। विनोद शर्मा वो शख्सियत है, कार्तिकेय शर्मा वो शख्सियत है, कुलदीप शर्मा के जवाई हैं। उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के कैंडिडेट थे और हुड्डा साहब तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे थे। ये सब बातें ये महान राजनीतिक विश्लेषक ये बातें कर रहे हैं। अगर भाजपा का कैंडिडेट था पूरी तरह से, सारे निर्दलीय भी भाजपा के पक्ष में तैयार थे, जेजेपी वाले भी भाजपा के पक्ष में तैयार थे, सभी थे, कांडा जी भी भाजपा के पक्ष में तैयार थे, तो उनको सिंबल क्यों नहीं दिया गया? इंडिपेंडेंट क्यों था? सिंबल देकर उतारते थे उनको मैदान में। ये सब निराधार बातें हैं। एक सिचुएशन पैदा हुई और हमने जो वोट दिया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो वोट दिया वो बिल्कुल क्लियर स्टैंड किया कि मनु शर्मा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बहुत सेवा करी। अगर ये झूठ है तो आप चेक करवाइए, क्या मनु शर्मा उस वक्त जेल में नहीं थे? क्या वो उसी जेल में थे? केसरी साहब ना, ये सारी डिटेल मैंने खंगाली और आपकी सारी बातें 100% सही। केसरी साहब आपकी सारी बातें सही। अब एक छोटा सा सवाल है, अगर आपने कहा कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मनु शर्मा ने चौटाला साहब की सेवा की, तो इसमें जो वो बात कही जा रही है कि हरियाणा प्रदेश के हित में हम वोट करेंगे, वो हित कहां है इसमें? भाई चौटाला साहब की सेवा क्या प्रदेश का हित है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आप सुनिए, दूसरी बात, हमारी वोट देने का कारण भी, और ये देश ने भी पुख्ता किया है, हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया। वो आज धन्यवाद करने भी आए और उसके माध्यम से हरियाणा की जनता की आवाज जरूर उठा सकते हैं। उसपे हमारा हक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में। ठीक है, ये इनकी बातों में इनके पास तो तथ्य ही नहीं है, अभी तो गहराई में ही नहीं उतरे अभी तक। कह रहे रिजल्ट पहले दे दिया, गहराई में भी ना उतरे। वंदना जी आ रहा हूं फिर मैं आपके नहीं, ऐसा है, इनकी बातें सारी की सारी जो ये कह रहे हैं
मेरे सवाल का जवाब इन्होंने अभी भी नहीं दिया है। इनसे मैं हाँ, दूसरा सवाल कर देता हूं इनसे। चलो पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे चल देते हैं। आनंद शर्मा जी जिस टाइम पे चुनाव लड़े, आर के आनंद, पिछली बार वो इन्होंने खड़े किए, ठीक है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ये बात दूसरी। नतीजा क्या हुआ उसको भूल जाते हैं हम, ठीक है। उस टाइम पे कांग्रेस के साथ क्यों कैसे खड़े हो गए थे ये, और आज के दिन बीजेपी के साथ कैसे खड़े हो गए हैं? और उसके अलावा अगर आप बीजेपी से, अरे सर मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। अरे जवाब दे देना, मुझे पूरा बोल लेने दो। इनका इतिहास हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है, कभी कांग्रेस के साथ रहे ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जब बीजेपी आएगी तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के साथ गए ही नहीं। ये तो एक बार नहीं 50 बार स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन लोगों ने, और अभय सिंह चौटाला जी ने भी दिए हुए हैं। तो ये ईमानदारी से क्यों नहीं मान लेते हैं कि जी हम तो कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, चाहे और कोई भी कैंडिडेट हो। और ये इंडिपेंडेंट तो बहाना है, उनको भी पता था कि भाई इनको भी बहाना मिल जाएगा। आर के आनंद को इंडिपेंडेंट कह के तो चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन कांग्रेस और इनेलो ने सपोर्ट किया था उसे, कोई नए ने तो किया नहीं। ठीक है केसरी साहब, जल्दी से। मैं जवाब दे देता हूँ। महान राजनीतिक विश्लेषक दिया, इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म ही कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, ये तो एक पत्थर पे लकीर है कि हमने कांग्रेस के साथ तो जाना ही जाना नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म जो है कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। किसान कमेरे के हकों के लिए वो जो नीतियां दबाने की कोशिश करते थे, उनके खिलाफ जन्म हुआ है। हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, उस गांधी परिवार के साथ चले जाएंगे जो अभी तक हमारे महान नेताओं को इतना परेशान करके रखा, उन्होंने हमेशा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, उनके साथ कैसे चले जाएंगे? ये राजनीतिक विश्लेषक बन के आ जाते हैं। ये तो क्लियर कट बात थी कि इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने तो अभी 2019 में समर्थन जिनका जिक्र कर रहे हैं देवीलाल जी जो हुआ करते थे, देवीलाल जी हुआ करते थे, वो थे प्रतीक, कोई बात नहीं, अब वो नहीं रहे हैं। और उसके बाद की जो भी जनरेशन है वो पहले जेल से बाहर निकली नहीं, दोबारा अंदर चली गई। वो कांग्रेस ने नहीं भेजी है, वो कांग्रेस ने अंदर नहीं भेजी है, वो दोबारा जेल में कांग्रेस ने नहीं भेजी। आप कांग्रेस के ऊपर मंड रहे हो और आप मुझे ये कह रहे हो आप भी महान बनने की कोशिश कर रहे हो। ये महानता ऐसे नहीं आती है, महानता आती है मैं आपके सामने झुक के बात करूं। मैं देवीलाल जी का प्रशंसक हूं, मैं चौटाला जी का नहीं हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं और बेसिक फैक्ट्स हैं जो हरियाणा की राजनीति की बेसिक फैक्ट्स हैं, उनसे बिल्कुल उलट बयान देते हैं। मैंने जो बोला है आप चेक कर लीजिए, वो नतीजे आए हैं या नहीं आए, ये चेक कराओ आप। मैं बयान करा देता हूं, उनको छोड़ दो आप। जो मैंने नतीजे बताए वही आए हैं हर बार। आर के आनंद, अरे भाई आप कोई अंतर्यामी थोड़ी है। मैं हूं अंतर्यामी, मैं हूं ना, मैं तो बता रहा हूं मैं अंतर्यामी हूं। मैं यहाँ बोल के गया हूं। आप 2 दिन पहले की डिबेट देख लो ना, और उससे पहले 10 दिन पहले की डिबेट देख लो। तो आपको अगर सब पता है तो क्यों बैठे हो यहाँ पे आप इतने बड़े अंतर्यामी? तो मैं तो बताता हूँ यहाँ पे आगे। ठीक है, आप नहीं मानते, आप मत मानो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, हरदीप जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं गर्ग साहब के पास आऊंगा, वंदना जी फिर मैं आऊंगा। प्लीज आपके पास एक राउंड पूरा हो जाने दीजिए। अमनदीप जी मैं दोबारा आपकी बारी आएगी तो आऊंगा सर, प्लीज। नहीं 10 सेकंड का लास्ट चीज है, मैंने केवल बोलने देता। बहुत जल्दी से हाँ बिल्कुल, ये जो बात कह रहे हैं ना कि आर के आनंद नहीं बने, उनसे पूछिएगा उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को बनाया। सुभाष चंद्रा को जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कार्तिकेय शर्मा से ज्यादा क्लोज होंगे भारतीय जनता पार्टी के, भूपेंद्र हुड्डा ने उनको बनाया। अब ये बोलते नहीं है दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। ठीक है पांडा साहब, भाजपा प्रेम दिखता। हरदीप जी। हाँ जी केशव जी, मैं सबसे पहले राकेश गर्ग जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी तो बीजेपी के साथ चलेगी, और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी फैक्ट्स के बारे में, आदर्शता के बारे में। मैं इन्हें बता दूं राकेश गर्ग जी, बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप भी तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गोदी में जाके बैठ गए, तो क्या आपके सिद्धांत वहां पे खत्म हो गए क्या? महाराष्ट्र के अंदर जिस शिवसेना का कांग्रेस ने सारी उम्र विरोध किया और उसके बाद उनका चीफ मिनिस्टर बना दिया, वहां पे कहां चले गए आदर्श? आप लोग भी आदर्शता की बात करते हैं। दूसरा कौशिक साहब, योगेश कौशिक जी, इन्होंने बहुत विश्लेषक कहा कि हुड्डा साहब तो इनको तोड़ लेते, जेजेपी वाले भी तोड़ लेते। मेरे ख्याल से क्या मीडिएटर का काम कर रहे थे क्या आप कौशिक साहब? कि जेजेपी के विधायकों ने भी आपको बताया कि हम टूटने के लिए तैयार हैं। स्टेटमेंट्स हैं, मैं क्यों बताऊंगा, स्टेटमेंट दे रखे लोगों ने। एक बलराज, आज बलराज
वो सर स्टेटमेंट्स हैं, आप टीवी देखते नहीं हो कभी, लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। आपके निर्दलीय विधायक भी आपके पास आ रहे थे, जेजेपी के विधायक भी आपके पास आ रहे थे, आपको आके बता रहे थे हम टूटने के लिए तैयार हैं। स्टेटमेंट्स है टीवी पे सर, स्टेटमेंट्स है टीवी पे, चेक कर लो, पढ़ लिया करो, अखबार भी पढ़ लो, टीवी भी देख लो। हुड्डा साहब एक भी निर्दलीय आप योगेश जी निर्दलीय एक भी निर्दलीय को नहीं तोड़ पाए हुड्डा साहब। आप जेजेपी के विधायक को, मैं तो कह रहा हूँ ये फेलियर है उनका। मैंने कब कहा कि सक्सेस है पार्टी का विधायक भाग गया। मैंने कहा अपने आप ये तो ना, नहीं आप कह रहे हो मुझे पता है जेजेपी के विधायक तोड़ने के लिए तैयार थे, निर्दलीय टूटने के लिए तैयार थे। वहाँ पे भी माँ बेटे हैं, जो इल्जाम औरों पे लगाते हो वहाँ पे भी माँ बेटों का इलाज है, और कोई साथ नहीं था। किसी बहम में मत रहो, वहाँ पे भी हुड्डा साहब का गुणगान मैं कह रहा हूँ, वहाँ भी माँ बेटे ही रह जाते हैं अगर कोई तोड़ने वाला होता तो। मैं आपको एक बात बता दूं, होता तो नहीं टूटे ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बल्कि उन पे अपने विधायक तो संभले नहीं, उनका एक खुद का विधायक उनका वोट में जानबूझकर वो उन्होंने कैंसिल करवाया, अपने विधायक को संभाल नहीं पाए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। गर्ग साहब रखिए अपनी बात, फिर मैं वंदना जी के पास इनेलो के बैठे हैं अमनदीप केसरी जी का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी तो गद्दार पार्टी है। अरे हम पार्टी छोड़ के गए थे क्या? अमनदीप जी आप मुझे बताओ, दुष्यंत चौटाला दिव्य चौटाला पार्टी छोड़ के गए थे क्या? ठीक है, आप लोगों ने निष्कासित किया था, उसके बाद जनता ने जो आपके घमंड ने ठीक है पाटला साहब, ठीक है, वो परिवार की लड़ाई है सर, वो कहते हैं घर की लड़ाई घर के अंदर रही तो ठीक है, परिवार की लड़ाई है। जवाब दे दूं पूरा। केशव जी नहीं, 2 मिनट मुझे, मैं आज जो इनेलो की हालत है ना, इनेलो की हालत मैं बताऊं, आने वाले टाइम में इनेलो का नाम नहीं रहेगा राजनीति में। ठीक है गर्ग साहब रखिए अपनी बात। केशव जी सिर्फ 1-1.5 मिनट का समय देना मुझे। जी मैं बात इनेलो और जजपा से शुरू करता हूं। अभय चौटाला जी ने ही राज्यसभा चुनाव से पहले एक प्रतिक्रिया दी थी कि जो जजपा के विधायक है, इनके जो हाथ है वो कार्तिकेय शर्मा की जेब में है, और चुनाव के बाद वो खुलासा करेंगे कि इस सारे अंदर के मामले में क्या हुआ। अब वो खुलासा तो क्या करते अभय चौटाला जी, वो स्वयं भी इनके साथ चले गए, एक बात। दूसरी बात, अभी जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पत्थर पे लकीर खींच दी है कि वो कांग्रेस के साथ तो कभी आएंगे ही नहीं, हमें भी इनका साथ नहीं चाहिए, तो हम तो ये साबित करने पे लगे हुए हैं, जो कि साबित राज्यसभा चुनाव में हो चुका, कि आप सभी भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ए, बी और सी टीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जो इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अभय चौटाला जी ने वोट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी की उनके बेटे ने बड़ी सेवा की। क्या ये कहना चाहते हैं कि जो अजय चौटाला जी साथ बंद थे, मतलब वो पुत्र का वहां फर्ज नहीं निभा पाए और किसी और के पुत्र ने वो फर्ज निभाया? हरियाणा की इस धरती ने 5000 साल पहले महाभारत देखी थी, जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, या फिर 2019 के पहले आसपास हमने इस परिवार का विजन देखा और भाइयों को सत्ता के लिए लड़ता देखा, और आज आरोप और प्रत्यारोप सीट के लिए उस लेवल तक चला गया कि जहाँ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुत्र ने पिता की गरग जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं आपकी पार्टी सबसे ज्यादा महाभारत तो आपकी पार्टी में छिड़ी हुई है सर सबसे ज्यादा ठीक है पाटला साहब प्लीज, बीच में नहीं, मैं सबकी बात करूंगा, समय की कमी पड़ जाएगी, फिर कोई नहीं बोल पाएगा। प्लीज आपकी बारी आएगी तो मैं वंदना जी की बात पे आता हूँ। गर्ग साहब पूरा कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है पाटला साहब प्लीज। सर मैं वंदना जी की बात पे आ जाता हूँ। उससे पहले एक लाइन का जवाब योगेश जी की बात का दे देता हूँ। इन्होंने सही विश्लेषण किया, हम अपने विधायकों के प्रति रहे, हुड्डा साहब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने एक अंतरात्मा की अपील कुलदीप ने की, लेकिन हमने ये समझा कि हमारे पास 31 का नंबर है और हमारा राज्यसभा में चला जाएगा। अरे कहां साहब, हुड्डा साहब ने कहा कि 32-35 है हमारे पास। मैं योगेश जी की बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब ने 31 से ऊपर का नंबर कभी बोला ही नहीं। उन्होंने कहा था कि 31 से ज्यादा आएंगे हमारे। हाँ ये भी बयान दर्ज है। मैं सर मत आप सुन लीजिए ना सर, जब आपकी बारी आए आप विस्तार पूर्वक जवाब देना, मैं धैर्य के साथ आपकी बात को सुनूंगा। योगेश जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। साहब सही बात तो ये है, डूबते जहाज में कोई नहीं जाना चाहता।
अब वंदना जी की बात कर लेते हैं। वंदना जी, जो आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, एक बार केशव जी से निवेदन कर लीजिए कि इसी मुद्दे के ऊपर एक डिबेट रखें। आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और ये नेशनल हेराल्ड नहीं, नेशनल हरासमेंट चल रही है। और जो सिर्फ फुटबॉल की आप बात करते हो ना, अभी आप रोहतक के हमारे एमपी अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भ्रष्टाचार के सवाल क्या उठाए। परसों कबीर जयंती थी, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री वहीं पे स्टेज के ऊपर आपने अपने ब्राह्मण एमपी को आपकी सीट के ऊपर, आपकी टिकट के ऊपर जो जीत कर आया हुआ है, स्टेज पर सम्मान नहीं दिया, नीचे बिठाया और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है, ये आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बता देता है। सिर्फ फुटबॉल दक्षिणी छोर के ऊपर राव इंद्रजीत जी बैठे हैं, उनकी भी नियत आपको पता है। वीरेंद्र सिंह डूमर खा जी है, उनका आपको पता है। गाये बगाए धर्मवीर जी के बयान आ जाते हैं, उनके बारे में आपको पता है। आप अपने परिवार को, अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से संभालिए। हम लोग और 2000 हाँ, निश्चित रूप से आप जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को सुनूंगा। आप जिसको नेशनल हेराल्ड बोल रहे हैं, नेशनल हरासमेंट बोल रहे हैं, जिस पे आप डिबेट करने के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है केशव जी लगातार 2 दिन से उस पर डिबेट कर रहे हैं और मैं भी उस डिबेट में पार्ट थी। और मुझे याद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो जवाब नहीं दे पाए थे कि क्या कारण है। नहीं, सुन लीजिए राकेश जी, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करा। मैं निवेदन करूंगा स्पेशल आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर से कि आप ही को साथ में रखें। जी, आप ये बताइए मुझे, क्या इस बात का आपके पास जवाब है कि जिसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी सेना लेकर जाने की आवश्यकता क्या थी? उसका कारण बता दीजिए मुझे। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या चीजें हैं उसके, मतलब सिंपल है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं है तो बताओ और आ जाओ। उसको इवेंट किसने बनाया? हाँ। और जहां तक आप यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि सभी मिले हुए हैं। भाई अपने तो संभाल लो। आपसे अपने तो संभाले नहीं जा रहे। आप कह रहे हो बीजेपी से सभी मिले हुए हैं, तो आप बीजेपी के बजाय अपनों पे ध्यान दे लो, वो ज्यादा जरूरी है। आपने कहा कि हम अपने विधायकों पे रहे, हमने तो औरों के बारे में सोचा ही नहीं। आपके चैनल पर, यहाँ पर हर एक चैनल पर आपके एक एक प्रवक्ता ने बार बार बोला था कि हमारे 35 आ जाएंगे, देखिएगा 34 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। आज आप बोल रहे कि हम तो अपने पर ध्यान रहा। और अपनों पर क्या ध्यान रहा कि आपके अपने कब खिसक गए पता ही नहीं चला। आप इल्जाम बाकी पार्टी पर 1000 बार लगा लीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो निपटाने में माहिर है, वो निपटाया जा रहा है एक के बाद सबको। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, कौशिक जी बड़े भाई हैं, लेकिन उनकी एक बात तो मुझे सख्त एतराज है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी षड्यंत्र कर सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती। मतलब आपने हुड्डा जी को तो नीरी गाय बता दिया आपने। मुझे ये बताइए, रायपुर में कौन लेकर गया था उनको? बड़ेबंदी किसने करी? 6 दिन वहां पर क्यों उनको सिखाया जा रहा था? और दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई बार बार कहते रहे कि राहुल गांधी से मिलना है, उनसे मिलवा दो। उनसे तो मिलवा नहीं पाए, अपने नेता से नहीं मिलवा पा रहे। बार बार कह रहे हैं कि पार्टी की आवाज से बड़ी अंतरात्मा की आवाज होती है। वो बार बार दिखा रहे हैं कि मैं नाराज हूं, मुझे मना लो, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा वहां पर मनाने के लिए। तो ये एक बड़े कारण है जिसकी वजह से जो कारण है कि जिसकी वजह से राज्यसभा की सीट हारे। आप ये बताइए, षड्यंत्र की आप बात करें, 2016 में जो षड्यंत्र हुए थे वो किसने किए थे? उसका जवाब बीजेपी। हुड्डा साहब ने वोट नहीं दिया। षड्यंत्र बीजेपी का नहीं। मैं आपका टेम्परामेंट समझती हूँ, मैं आपका टेम्परामेंट समझती हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है कि किसी तरफ आपका झुकाव हो सकता है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि हुड्डा साहब निपटाने में माहिर हैं। एक एक करके उनको निपटाया गया। इस बार मक्खन साहब निपट गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। फाइनल कमेंट, और हरदीप पाटला जी आपसे शुरुआत। केशव जी देखिए, जो मैं तो यही कहूंगा कि आज जो हालत है कांग्रेस की, निश्चित तौर पर बिल्कुल धरातल इनकी खिसक चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश स्तर का नेतृत्व हो, कांग्रेस का जो नेतृत्व है दिशाहीन है। और राज्यसभा के चुनाव ने दिखा दिया कि हरियाणा की राजनीति में अगर जो सबसे दमदार जो आज के लीडर है श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, जिन्होंने विपरीत स्थितियों में होते हुए भी राहुल गांधी के जो कैंडिडेट थे अजय माकन जी और हुड्डा साहब, जो अपने आप को लीडर बताते हैं हरियाणा का, राहुल गांधी की टीम को और हुड्डा साहब को एक ही निशाने में, एक ही तीर में दोनों को चित करने का काम श्री दुष्यंत चौटाला जी ने राज्यसभा के चुनाव को जीत कर किया। ठीक है, अमनदीप जी। जी केशव जी, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में विकल्प अभी आपने देखा इलाहाबाद के चुनाव के अंदर किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा गोपाल कांडा के समर्थन में आज से मिले। और जो लोग यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, हम तो भाई साहब इलाहाबाद में आपने देखा कि हम कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था।
इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई सदैव किसान और कमेरे की हक की लड़ाई लड़ी, और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की कुठारघात नीतियां हैं वो केवल हम लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिले ना केवल एक बार, इस बार नहीं, इलाहाबाद चुनाव के अंदर 2016 के अंदर सुभाष चंद्रा को बुलाने के लिए, और 370 के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी से खिलाफ गए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। किस प्रकार से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो आज राहुल गांधी को ईडी लेकर जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी वही शिकंजा है, और सब ये बिल्कुल सच्चाई है सबके सामने। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भाजपा नहीं उतारती कैंडिडेट, ये हमें बता रहे हैं। ये तो भाजपा के साथ गेम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, और इसको हमने बेनकाब किया है। केवल विकल्प इनसे छुटकारा पाने का इंडियन नेशनल लोकदल है। ठीक है, कौशिक साहब। देखिए, ये मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि गलती कांग्रेस से हुई है, वो चुनाव हारे हैं, उन्होंने अपना प्लान बी कभी तैयार किया ही नहीं, और अगर ऐसा करेंगे और एक दूसरे को निपटाने वाली, जैसे वंदना जी कह रही हैं, अगर ऐसी प्लान करते रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई भगवान ही मालिक है फिर तो इनका। और एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे, कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, ये समझ में आना चाहिए। अगर इनेलो वाकई अपोजिशन की बात करते हैं तो इन अपोजिशन वालों को सबको एक साथ मिलना चाहिए था, ना कि जो जो ऑलरेडी सरकार के साथ खड़ा होना तो सबसे आसान काम होता है। अपनी नीतियों से समझौता ना करना सबसे जरूरी है। आपको मैं याद दिला देता हूँ सर, आपको मैं याद दिला देता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो चंद्रशेखर जी की सरकार में प्रधानमंत्री थे जब चंद्रशेखर जी, वो सपोर्टेड बाय कांग्रेस थे और उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी बने थे। समय के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, हर पार्टी लेती है, मैं समझता हूं इन चीजों को, इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूं। लेकिन जब अगर आप विरोध नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी अपोजिशन का होने का दावा नहीं कर सकते हो, ये लिखवा लो हमसे। अरे भाई, विधानसभा में कौन विरोध करता है मुद्दों का? विधानसभा में कौन विरोध करता है, ये सबको पता है। आपके केवल एक विश्लेषण से यहाँ पे, मेरे विश्लेषण से नहीं, प्रैक्टिकली क्या किया है आपने, वोट दिया है उनको, उनके साथ खड़े हुए हैं, और वो तलवार जो तलवार चौटाला जी के ऊपर थी, वो तलवार अभय सिंह जी के ऊपर भी लटकी हुई है। ठीक है। आज की चर्चा शुरू हुई थी हार के साइड इफेक्ट से। गर्ग साहब, मैं वंदना जी आपके पास आऊंगा तुरंत फिर। गर्ग साहब, फाइनल कमेंट जल्दी से। फाइनल कमेंट केशव जी, आप ये समझिए कि राज्यसभा चुनाव के अंदर जो घटित हुआ, निश्चित रूप से हम खुले दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी एक एमएलए का जो भी मत अब वो गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ है, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर उसकी जांच चल रही है। एक बार उस जांच का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इस राज्यसभा के चुनाव से जो प्रमाणित हुआ है, देखिए साक्ष्यों के ऊपर और प्रामाणिकता के ऊपर आदमी को बात करनी चाहिए। डिबेट भाषण देने का स्थान नहीं है, डिबेट साक्ष्यों के साथ अपनी बात को रखने का स्थान है। और साक्ष्य ये कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव ने ये साबित कर दिया कि आज प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस ही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष है, तो भाजपा की नीतियों का, इनके भ्रष्टाचार का, इनके विरुद्ध आवाज बुलंद कर रही है। बाकी सारी पार्टियां भाजपा के साथ मिली हुई है, और ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि अब भाजपा बाकी बीच में कोई पार्टी। केशव, आपने जो डिबेट शुरू करी थी, एक बार मैं जवाब दे देती हूँ। हार के साइड इफेक्ट, तो अनाज में जब घुन लग जाता है ना, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो खत्म ही होता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई, ना इनको जनता की परवाह है, ना अपने कार्यकर्ताओं की परवाह है। और अभी गर्ग साहब के नंबर तो बहुत अच्छे बन ही गए हुड्डा साहब के सामने, जिस तरह से उन्होंने तारीफ करी है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आपको अंदर देखना पड़ेगा कहां पर क्या कमी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वंदना जी, अमनदीप जी, हरदीप जी, राकेश गर्ग जी, योगेश कौशिक जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।